सुमन डूंगा जी, वेलकम टू द speaktoday.com। आपका स्वागत है आज हमसे बात करने के लिए। आज शुरुआत करते हैं आपकी जीवन यात्रा से। अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार अनिका जी, मेरा नाम सुमन डूंगा है और मेरी यात्रा बचपन से मैं शुरू करती हूँ। बताती हूँ आपको कि मेरे जीवन के पड़ाव में कैसे निरंतर चेंज आते हुए आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था और मेरे बचपन का कहते ही थोड़ा आपको, मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मैं सिर्फ 3 बरस की थी। और जहाँ तक सवाल है मेरी माता का, तो मैंने अपनी माता को कभी स्वस्थ नहीं देखा, हमेशा बिस्तर पर ही रही। उनको तकलीफ़ थी घुटनों की, तो स्ट्रगल ही था बचपन में। जैसे एक बच्चा आजकल हम देखते हैं कि अपने परिवारों में पलता है, उतना सुखदायी बचपन नहीं था। तो स्ट्रगल को झेलना शुरू किया था। मुझे मेरे ब्रदर्स ने पाला, बहुत अच्छे से पाला और पढ़ाया लिखाया। और बड़े गौरव से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ। दे आर ज्वेलर्स, बट हमारी फैमिली में एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। मैं अपने ख़ानदान की पहली महिला थी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, और कॉलेज भी फर्स्ट टाइम कोई लड़की कॉलेज गई, और पहली महिला थी जिसने, मेरी दादी ने पाकिस्तान में कहीं जॉब, स्कूल, पंजाबी स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद मैंने पहली लेडी जिसने स्कूल में या शिक्षा में नौकरी की और काम किया। और मेरी शादी मिस्टर रविकांत डूंगा से हुई, जो कि होटल इंडस्ट्री से हैं और चीफ इंजीनियर हैं। हमारे यहाँ प्रचलन था कि शादी जो है बिज़नेस फैमिली से ही होती है। अगेन मेरा एक चैलेंज था। मैंने बोला कि मुझे बिज़नेस में शादी नहीं करनी, मुझे नौकरी पेशा परिवार में जाना है, जो कि मेरा फ़ैसला थोड़ा चैलेंजिंग रहा। बट मुझे लगता है कि उस फैसले ने मुझे बहुत गौरव दिया, हिम्मत दी, मुझे अपने आप को पहचानने का मौका मिला, क्योंकि माहौल थोड़ा अलग होता है। और आप उसमें, मैंने शादी के बाद जॉब ज्वाइन की, मैं शिक्षा से जुड़ी, हमारी ट्रांसफ़र्स होती रही। मैं काठमांडू चली गई, फिर काठमांडू हम 5 बरस रहे। नया देश, नया परिवेश, नए परिधान, नई भाषा, और थोड़ा मुझे फ्रीडम भी मिली, सोचने की फ्रीडम भी मिली। और मुझे महसूस हुआ कि काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है लाइफ में। उसके बाद हम 5 बरस के बाद बनारस आए। बनारस में मैंने, आई जॉइंड एज ए वाइस प्रिंसिपल इन विलियम हेनरी स्मिथ स्कूल, जो कि बहुत रिनाउंड स्कूल है बनारस का। वहाँ पे रहने से मेरे व्यक्तित्व में एक बिल्कुल चेंज आया। वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो रहने सहने का ढंग, वहाँ की संस्कृति ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और मैं बहुत खुश थी। बहुत रियल सा लाइफ लगा वहाँ, और अपने देश में अलग अलग जगह पर रहने से मेरे को काफ़ी एक्सपोजर भी मिला। और कह सकते हैं कि यात्रा बहुत प्यारी थी। और आज उसके 5 साल बाद हम दिल्ली आ गए, और दिल्ली में अब हम रहते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, पारुल और छवि। पारुल की शादी हो चुकी है और छवि अभी हायर एजुकेशन में है, और उसके बाद अभी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर रही है। और मैं आज की डेट में पूरा समय समाज सेवा में लगाती हूँ, जो कि मुझे बहुत आत्मिक दृष्टि, आत्मिक शांति देता है। और मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं स्पिक मैके से जुड़ी हूँ, और मैं स्पिक मैके में मीडिया प्रभारी भी हूँ। और स्पिक मैके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो निरंतर 42 वर्षों से अपने भारत के कल्चर को और सभ्यता को, संस्कृति को बचाने में निरंतर अग्रसर है। और इसके संस्थापक हैं पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ, जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं। और इसका पूरा शाब्दिक अर्थ है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। सुमन जी, इस समय आप किन किन पदों पर काम कर रही हैं और कहाँ कहाँ पर? मेनली स्पिक मैके में आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, प्लस हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन फाइन आर्ट काउंसिल के सेक्रेटरी। उसके बाद मैं एनवायरनमेंट की काफ़ी
प्रक्रियाओं में काम कर रही हूँ, जिसमें डिसेबिलिटी पे काम कर रही हूँ। यूनेस्को का अभी वी केयर फिल्म फेस्टिवल हुआ हाल ही में, जिसकी मैं जूरी थी। और स्पा है, सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसमें आई एम एडवाइज़र। और मैं चाहती हूँ, मेरा इन सब चीज़ों के पीछे अनिका जी उद्देश्य एक ही है कि जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो ऐसी एक जमात पैदा हों जो कल्चर से रूबरू हों, अपनी सभ्यता से जुड़ें, एजुकेशन में आगे हों। वो स्पोर्ट्स में आने का सबसे बड़ा कारण ये है बच्चों को लाने के लिए कि उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ताकि वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी इतने मजबूत हों कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारा देश इतना महान है कि बस इन सब चीज़ों से मिलजुल कर ही एक ऐसा सिटीजन निकल कर आए, एक ऐसी पीढ़ी निकल के आए कि हमारा देश मजबूत हो। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा फोकस है। सुमन जी, आप डिफरेंट फील्ड जैसे मार्केटिंग, एजुकेशन, इनमें महारत हासिल करने के बाद आपने क्लासिकल म्यूज़िक से संपर्क बना, वो कैसे हुआ? हाँ, ये भी एक यात्रा है। मैं मार्केटिंग से भी जुड़ी, मैं कॉर्पोरेट में 10 साल काम किया, उसमें भी अच्छा काम किया। तब परिवार को ज़रूरत थी कि मैं जॉब करूं। उसके बाद एक मेरी लाइफ में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया कि मेरी एक रियल सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई कैंसर से। उससे मेरे जीवन को एक झटका लगा। मैं अपने देखने वाले, सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी जीवन की परेशानियों को जब झेलते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है उस पड़ाव में मैं भी थोड़ी कमज़ोर पड़ी। मुझे भी लगा कि जीवन निरर्थक है, किस लिए जिया जाए। लेकिन ऐसे में मैं कैसे बनारस में भी जुड़ी थी, लेकिन वो तो सिर्फ देखने सुनने के लिए और थोड़ा इवेंट कराने के श्रेय तक ही जुड़ी थी। लेकिन इसके बाद दिल्ली में मीटिंग हुई, 2011 की बात है, तो मैं भी एक वॉलंटियर बन के चली गई। और वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ प्रोग्राम्स देखूंगी। और डॉक्टर किरण सेठ ने मुझे पहचाना और बोला कि आप बनारस में करती थी। मैंने कहा जी हाँ। तो बोली आप जुड़िए। तो मैं तब से जुड़ी और मैंने ऐसी निरंतर यात्रा बढ़ी कि बिल्कुल ना रुकने जैसी यात्रा रही। और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं इसमें जुड़ी तो मैं अपने आप को भूल गई। इतनी एनर्जी, इतना काम, इतना संगठन का कोई इवेंट करनी है। उद्देश्य ये है कि हमें हर स्कूल के, हर कॉलेज के, हर बच्चे तक अपनी सभ्यताओं को पहुंचाना है। अपनी म्यूज़िक, डांस के जितने हमारे महान गुरु हैं देश के, पद्मश्री पंडित विश्वमोहन भट्ट, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, सोनल मानसिंह जी, गीता चंद्रन जी, अनगिनत आर्टिस्ट हैं जो हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे बच्चों जो विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वो एक्सपोजर नहीं है, उनको उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था कि हम जन जन तक अपनी संस्कृति को पहुंचाएं, तो मैंने भी अपनी सोचा कि मैं भी अपनी एक बूंद देती हूँ, मैं भी अपना एक योगदान देती हूँ। और मैंने इसी उद्देश्य के साथ आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं काफ़ी एक्टिवली स्पिकमैक के 6 से लेकर 7 तक कन्वेंशन हो चुके हैं, जिसको मैं एक्टिवली उसका मीडिया संभालती हूँ। और 7 दिन तक इंटरनेशनल कन्वेंशन में 24/7 इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। योगा है, मेडिटेशन है, सिनेमा क्लासिक्स है, म्यूज़िक है, डांस है, वर्कशॉप्स हैं, सब दिन रात उसमें काम होता है। और मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे इसको जन जन तक पहुंचाना है, इसको एक्सपोजर देना है, इसको आउटरीच करना है, ताकि हमारे देश के लोगों को पता लगे कि हमारी सभ्यता कितनी रिच है। सुमन जी, आप इसके अलावा कई सोशल मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, और ये तीनों अलग अलग फील्ड हैं। इस पर हो रहे काम के बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले मैं डिसेबिलिटी पे बताती हूँ कि डिसेबिलिटी का जैसे ही मेरे को जूरी का प्रभार दिया गया, उसमें मुझे 3 दिन तक 40 पिक्चरों को जब मैंने देखा और फिर उसको अवार्ड के लिए प्रतियोगिता के हिसाब से 1st, 2nd, 3rd करना था, आप मानेंगी कि मुझे मेरे अंदर एक इतनी सेंसिटिविटी पैदा हुई कि कितना मार्मिक, कितना ही इमोशनल सब्जेक्ट है।
और इसमें काम करने की ज़रूरत है। और मेरा कई बार आंसू भी आते थे आँखों में। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं डिसेबिलिटी पे काम करूँगी, और आज मैं अपना प्लानिंग कर चुकी हूँ, प्रोजेक्ट बन चुका है कि मैं हर विद्यालय तक एक मूवी को महीने में 2 महीने में लेके जाया करूँगी। बच्चों को 30-40 मिनट तक वो मूवी दिखाना, और 6th 7th 8th 9th क्लास तक के बच्चों को, और उस मूवी को दिखाने के बाद उस पर डिस्कशन होना स्पेशल एजुकेटर के साथ। बच्चों के जो उस मूवी को देखकर क्वेश्चंस उठेंगे, उन क्वेश्चंस का बिल्कुल लॉजिकली आंसर देना, प्लस मेरा मेन उद्देश्य है कि उन बच्चों को डिसेबिलिटी पर सेंसिटिविटी क्रिएट कराना, जो कि बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। और मुझे लगता है कि हमें इस तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं इस सब्जेक्ट पे काफ़ी काम करने वाली हूँ। और एनवायरनमेंट, आज के डेट में हमें अपने बच्चों को बताना है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, हमें जल की सुरक्षा करनी है, हमें गो ग्रीन होना है, हमें पॉलीथीन मुक्त भारत बनाना है, सफाई क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं। मैं इस पे लेक्चर देती हूँ, मैं बच्चों को प्रेरित करती हूँ। और अभी हाल ही में मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2018 में मार्च में साउथ एशिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, और आई एम वेरी प्राउड कि मुझे वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। आई वॉज द ओनली इंडियन एंड आई वॉज द ओनली लेडी देयर हु इज़ रिप्रेजेंटिंग कल्चर ओवर देयर। और वहाँ पे मुझे 20 मिनट का स्लॉट था, मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ा, और मेरा सब्जेक्ट था हाउ कल्चर मॉडरेट्स विद इन एथनिक एंड रिलीजियस नेशनलिज्म। बहुत मुझे प्राउड हुआ। सोशल सेक्टर से भी एक हमारे इंडिया से गए थे, आशु गुप्ता, जो गूंज फाउंडेशन के फाउंडर हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है हमारे भारत का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया। मैंने वहाँ रेडियो टीवी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को लेक्चर दिया। उनको मैंने बताया कि हमारा कल्चर कितना इम्पॉर्टेंट है कि जिसको कवर किया जाए। जब आप बड़े हो जाएंगे, आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कैसे अपना योगदान देना है। और उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मैडम, आप एक वॉलंटियर होकर इतने सक्रिय रूप से मीडिया, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके लिए आप प्रोएक्टिव होकर कैसे काम करती हैं। तो मैंने अपना पूरा उनको प्लानिंग बताई कि मैंने कैसे करती हूँ और कैसे मैं इसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क करती हूँ। इसके लिए खाली मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू एवरी सक्सेस। सुमन जी, आपको राइटिंग का भी शौक है, तो ये राइटिंग करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हिंदी साहित्य में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो मुझे पढ़ने का शौक़ शुरू से है। मैं थोड़ा बहुत अपनी डायरी में काफ़ी कुछ लिखती हूँ, जिसमें स्पिरिचुअलिटी पे मैं लिखती हूँ। वो मेरा अपने तक ही था, लेकिन अब जब से मैंने स्पिक में के ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि इतने महान जो हमारे गुरु हैं हर विधा के, उनके बारे में, उनके रागों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बट मुझे लगता था कि उनकी जीवन का एक ऐसा भी अनछुआ पहलू है जो हमारे पढ़ने वालों तक, पाठकों तक या सुनने वालों तक नहीं पहुंच पा रहा। वो था उनकी यात्रा, उनका स्ट्रगल, उनकी रूटीन, वो कैसे रहते हैं, क्यों एक आदमी और इतना सिंपल हमारी तरह ही पैदा होके कि वो बिल्कुल अलग कैसे निकल आता है। उस यात्रा में उसका जो जर्नी है, उसका जो स्ट्रगल है, उस पर मैंने हाईलाइट करके लिखना शुरू किया। और मैंने आज 25 से 30 मेरे आर्टिकल्स आ चुके हैं, जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर और जो आर्टिस्ट पर हैं, उनके जीवन पर हैं, उनके संघर्ष पर हैं, उनकी यात्रा पर है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, वो कैसे कहाँ क्या खाना पसंद करते हैं, उन सब्जेक्ट पर मैं लिखती हूँ और आगे भी लिखूँगी। सुमन जी, आपको क्या लगता है कि एक भारतीय होने की पहचान जो है वो कल्चर और क्लासिकल म्यूजिक से ही है? भारतीय होने की पहचान नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक पार्ट है। कल्चर हमारे जीवन का सबसे मजबूत पार्ट है। उसके अलावा भी हमारी जो संस्कार हैं घरों के,
जब बच्चा पैदा होता है, हमारे आप देखते हैं पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ थे, आदर करना सिखाया जाता था। आपने उठकर सुबह प्रणाम करना है गुरुओं को, पूजा पाठ करना है किसी भी धर्म का, और नहा धो के अपनी रूटीन में जाना है, अपनी वैल्यूज़ को इंकलकेट करना है, अपनी वैल्यूज़ को संरक्षित करना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, साफ़ सुथरा रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपनी एनवायरनमेंट को ढंग से रखना है। ये हमारा मूल मंत्र है। हमारे आप महाभारत देखिए, हमारे आप उपनिषद देखिए, सब में शुरू से यही बताया जाता था कि आचरण हमारा अच्छा होना चाहिए। तो भारतीयता की पहचान ही यही है, और भारत होने पर हमें गर्व है। ऑफ कोर्स म्यूज़िक और डांस तो उसका दिल है, उसका जिगर है, उसका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी कितना बड़ा महान देश है, जिसमें हर किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदली जा रही है, भाषा बदली जा रही है, रंग रूप बदल रहे हैं, खान पान बदल रहा है, उसके बावजूद हम सब एक भारतीय हैं। जी सुमन जी, पिछले कई दशकों से स्पिक मैके अपनी क्लासिकल म्यूजिक पद्धति से यूथ को आकर्षित कर रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हाँ, स्पिक मैके तो आज इतना एक आंदोलन बन गया है, और आज मुझे प्राउडली अनाउंस करते हुए लगता है कि हम लोग 5000 से ज़्यादा प्रोग्राम ऑल इंडिया में करते हैं, और इसका टोटल श्रेय मैं पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ को ही देना चाहती हूँ। वो हमारे फाउंडर हैं, और किरण जी हमेशा कहते हैं कि हमारे स्पिक मैके के हाथ और कंधे हैं उसके वॉलंटियर्स, जो कि पूरे इंडिया में वॉलंटियर्स हैं, नेटवर्क है, विदेशों में भी है। जो पीढ़ी यहाँ से पढ़ के जा रही है, स्पिक मैके से एक्सपोज हो रही है, वही आगे जाके इसको बढ़ा रही है, और आगे भी बहुत बढ़ेगा। और 2025 तक हम लोगों का टारगेट है कि वी शुड रीच टू द ईच चाइल्ड ऑफ द कंट्री। सरकारी स्कूलों में भी हम लोग WD है, वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें हमारे जूनियर कलाकार जाते हैं और एक हफ्ता तक वहीं रहते हैं, बच्चों को कार्यशालाएं देते हैं, और बिना किसी साउंड एडवांस साउंड के, स्टेज के कुछ नहीं चाहिए। एक दरी बिछाकर एक गांव में एक छोटे से कोने के आउटरीच जाके स्कूल में हमारे आर्टिस्ट, मैं उनका भी प्रणाम और धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो बिना किसी सुविधाओं के खान पान में, रहने में, हर तरह में चैलेंज है, बट हम लोगों का सहयोग करते हैं, और हम लोग वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी। WD मॉड्यूल है हमारा, गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें बड़े गुरुओं के पास हम लोग, जिसमें दलाई लामा जी हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, बिरजू महाराज जी हैं। इन सब बच्चों को 1 महीने के लिए उनके पास रहने को दिया जाता है, और सब निःशुल्क है। उसमें वो बच्चे इतने बड़े गुरु के साथ दिन रात वहीं रहते हैं, और उसके सानिध्य में कुछ अच्छा करने का, एक अच्छा नागरिक बनने का, एक अच्छा इंसान बन के आते हैं। बहुत कुछ चल रहा है स्पिक मैके में, और आगे भी चलेगा। आपने डिसेबिलिटी पर यूनेस्को के साथ मिलकर कुछ कार्य किए हैं और अभी भी कर रही हैं, तो इनका आने वाले समय में इसका क्या प्रभावित परिणाम देखने को मिलेगा? हाँ, डिसेबिलिटी पर अभी रिसेंटली हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं वी केयर फाउंडेशन के साथ, जिसके एसोसिएशन विद यूनेस्को एंड UNO के साथ। इसमें फरवरी में हम लोग रॉक फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें पूरे इंडिया के जो भी कलाकार हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स, उनका प्रस्तुति होगी 3 दिन की, और वो लोग उस पे हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि डिसेबिलिटी को हम लोगों को एक और ज़्यादा उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। जैसे रैंप्स बनाने हैं हमें पब्लिक प्लेसेस पर, आराम से वो लोग ट्रैवल कर सकें, मेट्रोज़ हों, बसेस हों, रोड्स हों, उस पे सोचने की आवश्यकता है। और उनकी शिक्षा इंक्लूसिव हो, वो भी हर तरह से हर स्कूल में हर बच्चों के साथ पढ़ें, उनके भी राइट्स अच्छे हों, उनके साथ सेंसिटिव, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि वो कहीं जाएं और उनको व्यवस्था ठीक नहीं हो। और बहुत अच्छा चल रहा है उनका। मैं चाहती हूँ अच्छा और भी अच्छा कार्य कर पाऊँ। सुमन जी, आप स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ एसोसिएशन के साथ जुड़कर भी काम कर रही हैं, और उसमें स्पोर्ट्स में युवाओं के लिए एक नए उद्देश्य को तलाश रही हैं। वह क्या है
जिसका यूथ प्लेयर्स पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इसमें है कि इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट है कि एक अच्छा नागरिक तभी बनता है जो फिजिकली भी फिट हो, जैसे खेलेगा इंडिया और खिलेगा इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री का भी ये प्रारूप है। प्रधानमंत्री भी खेलने पर बहुत प्रभावी रूप से, सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो इसमें भी मैं चाहती हूँ कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। इससे एडवाइजरी भी है कि जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है इसके कोर्सेज हों, स्पोर्ट्स पर ट्रेनिंग्स ज़्यादा बढ़ें, सेमिनार ज़्यादा बढ़ें, सुविधाएं ज़्यादा बढ़ें, क्लासेस में बच्चों को समय दिया जाए कि वो पढ़ाई के साथ साथ किसी ना किसी स्पोर्ट्स से कंपलसरी जुड़ें और प्रतियोगिताओं में भाग लें। और इससे कंपटीशन की भावना आती है। इससे आप सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हार जीत को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और एक अच्छा एक नागरिक बनते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स फिज़िकली फिट होने के साथ मेंटली बहुत फिट होता है। आजकल हमारा बहुत तरह की बीमारियां समाज में चल रही हैं। धीरे धीरे अगर हर परिवार में एक बच्चा भी स्पोर्ट्स में आगे जाता है तो उसके प्रभाव से पूरा परिवार एक स्वस्थ बन सकता है, क्योंकि वो प्रेरणा से घर में भी कुछ एक्सरसाइज माँ बाप करने लगते हैं, बच्चा वैसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि हर आने वाली पीढ़ी को स्पोर्ट्स में काफ़ी योगदान देना चाहिए और मैं उसी में सक्रिय रूप से काम करूँगी। सुमन जी, आपको कई अनगिनत सम्मान मिले हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पावर वुमेन्स अवार्ड और नारी गौरव सम्मान। तो इन सम्मानों की प्रक्रिया को आप कैसे लेती हैं? मेरे लिए ये सम्मान इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन संस्थाओं ने मुझे इनसे सम्मानित किया। लेकिन ये है कि इन पुरस्कारों से आपका थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आप फील करते हैं, आप और सीरियस होकर उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और आप जब एक ही उद्देश्य को लेकर काम में लग जाते हैं और उसी पे ध्यान दे के काम करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छे आते ही हैं। हर उद्देश्य के लिए, हर कार्य के लिए मेरा ऐसा मानना है। और बहुत खुशी की बात है, परिवार में सब खुश होते हैं जब मुझे पुरस्कार मिलते हैं, समाज में बहुत बधाइयाँ मिलती हैं, सब तरफ से मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं, सब खुश होते हैं। लेकिन मेरे को अंदर से वैसा ही लगता है कि मेरे को अभी वैसा ही उसी रूप में काम करना है। मैं इतनी कैरिड अवे नहीं होती हूँ अपने अवार्ड से। सुमन जी, देश के युवा जो स्पोर्ट्स, म्यूज़िक व कई अन्य सोशल मुद्दों पर काम कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? आने वाली पीढ़ी पर बहुत स्ट्रेस है, अपनी कैरियर को लेकर, अपने समाज को लेकर, प्रोफेशनली भी, हर तरह से सोशल आई थिंक एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि बहुत कंपटीशन की भावना फील होती है। यूथ स्ट्रेस में है। मुझे कभी कभी लगता भी है कि यूथ को बहुत सहयोग देना चाहिए, पारिवारिक सहयोग, मानसिक सहयोग हर बच्चे को घर में। उससे बच्चा जो है एक अच्छा नागरिक बनेगा। और एक बच्चा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप एक काम कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, उसको आप सीरियसली लीजिए, उसको बहुत प्रेशर में ना लीजिए। और साइड में कहीं आप हल्का सा क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा हो तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। मेहनत से करिए, लगन से करिए। और ये जो आजकल हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक, ये इससे अलग होना बिल्कुल नामुमकिन है और होना भी नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन इतना है, एक्सपोजर इतना है कि बहुत कुछ बड़ी जल्दी प्रभावित करता है और हमारा यूथ स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन वही बच्चा जब वैल्यूज़, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और अपनी परिवार की जिम्मेवारियों को, सब चीज़ों को संतुलित वे में लेके चलेगा तो एक अच्छी पीढ़ी तैयार होगी और एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर के साथ एक अच्छा इंसान भी बनेगा, जो कि सबसे बड़ा उद्देश्य है हर परिवार का, हर देश का। अगर सुमन जी को कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगी? कुछ नहीं है इसके लिए, बस मैं वॉलंटियर हूँ और मैं समाज के विभिन्न मुद्दों पर आगे भी काम करना चाहूँगी, सहयोग देना चाहूँगी। जो भी मेरा समय है लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, किसी भी मुद्दे पर मैं
अपने लिए क्या कुछ नहीं है मेरे पास कुछ कहने को, और मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ सुनने वालों को, देखने वालों को, कि हमें अलग अलग विभिन्न परिस्थितियाँ मिली हैं जीवन में, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, पारिवारिक हों। उसमें हमें दूसरे की चीज़ को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कम रह गए। हमें अपने ही जो उपलब्ध साधन हैं उसी के साथ, उसी को ठीक करके, उसी को संवार के, संजो कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा लगी रहती हूँ। इसी पे ही मैं काम करूँगी। थैंक यू सो मच सुमन जी, आज हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।